चले जी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लास्ट क्लास में हमने एनबीएफसी रूल्स पढ़ा था प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हमने एनबीएफसी रेगुलेशन स्टार्ट करने से एक नया टॉपिक है एनबीएफसी रेगुलेशंस। हम ये देख चुके हैं कि एनबीएफसी जो है वो तीन जगह पे कवर्ड होता है। कंपनीज ऑर्डिनेंस में भी कवर्ड होता है, एनबीएफसी रूल्स में भी कवर्ड होता है, एनबीएफसी रेगुलेशन में भी कवर्ड होता है। आज की क्लास में हम एनबीएफसी रेगुलेशंस पढ़ेंगे और कुछ चीजें रूल्स और रेगुलेशन आपस में कनेक्टेड है, तो इंशाल्लाह उन चीजों को भी हम देखेंगे। एनबीएफसी रेगुलेशन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली हेडिंग जो आपको दिखती है वो जर्नल की दिखती है। इसका मतलब ये है कि कुछ जेनेरिक सेक्शन है जो कि सारे के सारे इन एनबीएफसी लाइसेंस के ऊपर अप्लाई होंगे। एनबीएफसी रेगुलेशन इन छह चीजों को कवर करेगा। पहली चीज जो वो कवर करेगा वो करेगा एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज को, एएमसी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर रेगुलेशंस अप्लाई होंगी, लीजिंग के ऊपर, डिस्काउंटिंग सर्विसेज के ऊपर, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज के ऊपर। ये छह फॉर्म्स ऑफ बिजनेस थे। ये जो छह फॉर्म्स ऑफ बिजनेस थे, ये एनबीएफसी का जो एक पार्ट है, पार्ट टू, जो कि जर्नल पार्ट है, ये इन छह के छह के लिए अप्लाई होगा। अच्छा सर, बाकी वो जो पेंशन वाली चीजें थी, वेंचर कैपिटल वाली चीजें थी सर, वो क्यों नहीं होगा? उनके ऊपर क्या रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगी? देखें, उनके ऊपर एक अलग रेगुलेशन है। आपने सुना होगा वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स, वीपीएस रूल्स 2005, अगर आपने पेंशन फंड को ऑडिट किया हो। ऑल्दो वो अब एनबीएफसी रेगुलेशन का पार्ट बन चुका है। इसी तरीके से वेंचर एंड प्राइवेट कैपिटल इक्विटी, इसके ऊपर अलग रेगुलेशन है। चूंकि उन चीजों के ऊपर अलग रेगुलेशंस है, इसलिए एनबीएफसी रेगुलेशन इनको कवर नहीं करता। तो हमारे पास जो ये पार्ट्स हैं जर्नल, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसका एनबीएफसी रेगुलेशन का एक स्ट्रक्चर बता दूं। अगर आप एनबीएफसी रेगुलेशन को देखेंगे, अगर आप एनबीएफसी, एक सेकंड यार, सॉरी पेन सही वाला ले लूंगा। अगर आप एनबीएफसी रेगुलेशंस को देखेंगे तो एनबीएफसी रेगुलेशंस में हमारे पास, एनबीएफसी रेगुलेशन में हमारे पास किस तरीके से चीजें कवर्ड है। सबसे पहली चीज कवर्ड है जर्नल की। मतलब कुछ उसने ऐसे सेक्शंस बताए, कुछ ऐसी रेगुलेशंस बताई है जो कि आपके आपके इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, वो क्या है मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद उसने क्या करा है, हर एक चीज के ऊपर, लेट से अगर लीजिंग कंपनी है तो लीजिंग कंपनी के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस होंगे, वो अप्लाई होंगी। लेट से अगर यहाँ पे आपको जर्नल दिख रहा है पार्ट टू, तो शायद लीजिंग पार्ट थ्री होगा, लैंडिंग पार्ट फोर होगा, एएमसी पार्ट फाइव होगा, म्यूचुअल फंड्स पार्ट सिक्स होंगे। तो हर एक बिजनेस के ऊपर भी स्पेसिफिक रेगुलेशन है और कुछ जनरल रेगुलेशन है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? आज की क्लास में हम जनरल रेगुलेशंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तैमिना, यहाँ तक क्लियर है आप? चले जी, जबरदस्त। थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं जर्नल के ऊपर। द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शेल अप्लाई टू द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस: एसेट मैनेजमेंट सर्विस, लीजिंग, डिस्काउंटिंग सर्विस, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस। ठीक हो गया जी। ये रेगुलेशंस जो है, ये जो प्रोविजन है इस पार्ट का, पार्ट टू का, ये इनके ऊपर अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट करते हैं। एन एनबीएफसी लाइसेंस बाय द कमीशन टू अंडरटेक अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, उनको लाइसेंस मिल चुका है। एनबीएफसी रूल्स में पढ़ चुके थे, एनबीएफसी रूल्स के तहत उनको लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुका है। shall at the time meet the minimum equity requirement or any other requirement in lieu of minimum equity requirement in respect of each form of business as provided in schedule 1। यहाँ मैंने नीचे आपको नोट्स में शेड्यूल 1 लिख के दे दिया है, लेकिन मैं आपको मेंशन कर दूं शेड्यूल 1 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता दूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज का नाम सुना होगा, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज का, जो कि एएमसी का बिजनेस करती है। एएमसी के लिए मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट 200 मिलियन की है। इसी अगर आप डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जाहिर सी बात है, जब आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपकी अपनी इक्विटी भी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे 1000 मिलियन, 1 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो सेक्शंस है, ये सबके ऊपर अप्लाई होंगे। ये जो रेगुलेशन है सबके ऊपर अप्लाई की। पहली रेगुलेशन आपसे जनरल पार्ट पे ये कहता है कि जी आपने मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने एक चीज यहाँ पे लिख दी है, सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी लिंकिंग के लिए, कि मैंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट हमने पढ़ा था। द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू एनबीएफसी which includes companies licensed by the commission to carry out any one or more of the following form of business: इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस, ऊपर भी आ रहा है बोल्ड किया हुआ है, लीजिंग ऊपर भी आ रहा है बोल्ड किया हुआ है, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस ऊपर भी आ रहा है बोल्ड किया हुआ है, डिस्काउंटिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, ये छह की छह सर्विसेज ऊपर आ रही है, 1 2 3
4 5 6 6 की वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये इसलिए नहीं आ रही बिकॉज इसकी अपनी एक सेपरेट रेगुलेशन है। चूंकि इसकी सेपरेट रेगुलेशन है प्यारे बच्चों, इसलिए ये चीज यहाँ पे कवर नहीं हो रही, तभी एनबीएफसी रेगुलेशन में यहाँ पे वेंचर का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ तक क्लियर हम सारे, ताकि कल को आप लोग जब रीड करें तो आप लोग ये क्लियर हो कि क्यों कंपनीज ऑर्डिनेंस में ये 7 8 बिजनेसेस की बात कर रहा है और रेगुलेशन में 6 बिजनेसेस की बात कर रहा है। अब देखें, अब यहाँ पे जो आपके पास सेक्शन है बड़ा एक जेनेरिक सेक्शन है, सही है। अगेन मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम जर्नल पढ़ने जा रहे हैं, सही है। बड़े जेनेरिक सेक्शन है जो कि सारे इनफॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर अप्लाई होंगे। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन ऑफ एनबीएफसी इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर इलीगल ट्रेड्स। किस चीज की बात करता है, वो कहता है कि जी आपके जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शंस हैं, जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, उन सब से आपने प्रिवेंट करना है। एक चीज समझने की कोशिश करेगा, इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक बैकग्राउंड दे दूं। और क्विक बैकग्राउंड ये प्यारे बच्चों, ये जो एनबीएफसी है, फॉर एग्जाम्पल एक एसेट मैनेजमेंट सर्विस है। एसेट मैनेजमेंट सर्विस क्या करेगी, एक म्यूचुअल फंड बनाएगी लेट से, ठीक है। इस म्यूचुअल फंड का काम क्या होगा, इस म्यूचुअल फंड का काम ये होगा कि एक कस्टमर आएगा, इस म्यूचुअल फंड को पैसे देगा, और ये म्यूचुअल फंड इस पैसे को क्या करेगी, म्यूचुअल फंड इसको स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी, टेबल्स में इन्वेस्ट करेगी, बैंक्स के पास डिपॉजिट कराएगी रिटर्न्स के लिए, पीआईबीज में इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, और अदर हमारे पास टीएफसी सुकूक्स वगैरह जो होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रही होगी। ठीक हो गया जी। अब मसला क्या है, अब समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, मैं आपको कहता हूं एक और एनबीएफसी है लेट से, उसके पास किस चीज का लाइसेंस है, उसके पास वो एक लैंडिंग एनबीएफसी का वर्ड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक लैंडिंग एनबीएफसी है। इसका क्या काम होगा, इसका काम ये होगा कि ये एक एनबीएफसी बैठी हुई है, यहाँ पे एक बंदा है, ये बंदा इसको पैसे नहीं दे रहा बल्कि ये इसको पैसे दे रहा है, सही है। ये इसको लैंड कर रहा है, किस चीज के लिए, इसको हाउस चाहिए होगा, इसको कार चाहिए होगी, या उसको कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी, या उसको लोन चाहिए होगा, किसी भी चीज के लिए ये लैंडिंग एनबीएफसी इसको इसको लोन दे रही है। अब मसला क्या है, देखें, एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इन्वॉल्व क्या हो रहा है, इन्वॉल्व पैसा हो रहा है, यहाँ भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। पैसा किसी न किसी शख्स का होगा, कहीं कहीं ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा, कहीं ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा, सही है। अच्छा, कहीं यहाँ पे अगर हम इसको पैसे दे रहे हैं तो ये कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा, इसने पैसे आपके नाम से ले लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा। इस चीज को कवर करने के लिए एनबीएफसी ने कहा है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग से, आपको एनबीएफसी को प्रिवेंट करना है टू इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर इलीगल ट्रेड्स। कैसे, कुछ सेक्शन उसने कहा। अब ये जो बात कही है उसने बड़ी जबरदस्त बात कही है, इसको समझिएगा। ऑल एनबीएफसी, अगेन हम जनरल की बात कर रहे हैं, और ये रेगुलेशन किसके ऊपर अप्लाई होगी प्यारे बच्चों, रेगुलेशन इन 7 के 7 के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, बल्कि किसके ऊपर अप्लाई होगी, इन 6 के ऊपर अप्लाई होगी, सही है। ऑल एनबीएफसी shall ensure the prevention of money laundering and other illegal trades and abide by such laws, directives and circulars as may be issued by the federal government or the commission to safeguard the NBFC against the involvement in the money laundering activities and other illegal trades। यहाँ पे ये किस चीज का इशारा कर रहा है कि अगर अगर आपके मुल्क में, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने या एससीसीपी ने अगर कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या रेगुलेशन, अगर कोई कोई कानून जारी किया हुआ है, तो एनबीएफसी ने उन एक्ट्स और रेगुलेशन से कंप्लाई करना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। एक में जिसने कहा कि उसने कहा मुल्क में जो एग्जिस्टिंग कानून है आपका, अगर कोई एक्ट मौजूद है, अगर कोई, अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रेगुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, सही है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो वहां पे वो कहता है अगर एएमएल एक्ट या रेगुलेशन आपके मुल्क का पार्ट है, आपके मुल्क के ऊपर लागू होता है, एक कानून है, तो एज अ एनबीएफसी आपने उसकी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई, क्लियर हम सारे यहाँ तक। तो एक बड़ी जेनेरिक बात कर दी कि जो एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन है उससे आपने कंप्लाई करना है। एक मजे की बात है, एक मजे की बात है, और बड़े मजे की बात है, नॉट विद स्टैंडिंग द जनरलिटी ऑफ द रेगुलेशन 9(1), ऊपर जो 9(1) की बात कर रहा है, एंड एनबीएफसी शेल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। अब यहाँ एससीसीपी ने कहा कि मैंने जो एएमएल एक्ट्स और मैंने जो एएमएल रेगुलेशन इंपोज की हुई है उससे तो कंप्लाई करना ही करना है, इसके अलावा इन एडिशन टू दैट इनसे भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, अगर एनबीएफसी के ऊपर मैं कहूं, अगर पेपर में सवाल आता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एनबीएफसी के ऊपर, तो याद रखिएगा एक पार्ट का आंसर एएमएल में होगा और एक पार्ट का आंसर एनबीएफसी
एनबीएफसी रेगुलेशन 9 और सब रेगुलेशन 2 में होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये एडिशन है, ये बातें एएमएल में नहीं लिखी होंगी, ये बातें स्पेसिफिकली एनबीएफसी से रिलेटेड है। यहां तक क्लियर है तमीना? देखें वो बातें क्या करता है, बड़ी सिंपल बात करता है। बिल्कुल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्लस न्यू सर्कुलर्स, अगर एएमएल एक्ट के अगेंस्ट कोई रेगुलेशन सर्कुलर्स आए हैं तो उनसे भी कंप्लाई करना होगा। अब वो आपसे कह रहा है इट शेल डिटरमाइन द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द, अच्छा समझने की बात है कस्टमर की डेफिनेशन क्या है, तो नीचे उसने एक्सप्लेन किया हुआ, उसके ऊपर आ जाता है। इट शेल डिटरमाइन द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स और इन्वेस्टर before extending its service, and care shall be taken to establish the beneficial ownership of all accounts and those using the safe custody. It shall determine the true identity. अगर मैं पैसे लेके म्यूचुअल फंड्स में जा रहा हूं प्यारे बच्चों, तो नॉर्मली आपने एक वर्ड सुना होगा, केवाईसी, नो योर कस्टमर। सही है, उसकी एक पूरी चेकलिस्ट होती है। उसमें होता क्या है, मैं अगर म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं और मैं अपने अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से लेट से, या मैं कैश लेके जा रहा हूँ लेट से, ऑल दो कैश मना ही, नीचे हम पढ़ लेते हैं, और मैं लेके जा रहा हूँ, वो मुझसे कहता है कि जी ठीक है बताएं आपका नाम, मैं कहता हूँ मोहम्मद इब्राहिम, एनआईसी। वो जाहिर सी बात है मुझसे क्या मांगेगा प्यारे बच्चों, डेफिनेटली मेरी आइडेंटिफिकेशन को इंपोज करने के लिए मुझसे क्या मांगेगा, मुझसे एनआईसी मांगेगा। क्यों? मेरी ट्रू आइडेंटिटी किससे किससे रिफ्लेक्ट होगी, मेरे एनआईसी से रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एनआईसी पड़ोसी के नाम का दे दूं या किसी और नाम का दे दूं, मुझे अपनी ट्रू आइडेंटिटी शो करने के लिए उसको एक एनआईसी देना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आज म्यूचुअल फंड में जाएं और म्यूचुअल फंड वालों को बोलें ये रहे 5 लाख रुपए, ये मेरे बिहाफ पे आप इन्वेस्ट कर दे, और आप एनआईसी दिए बगैर और अपनी सारी इंफॉर्मेशन दिए बगैर आपका वो अकाउंट खोल ले, ये पॉसिबल नहीं है। सही है, तो ट्रू आइडेंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन, कस्टमर मीन्स अ पर्सन हु हैज प्लेस्ड अ डिपॉजिट विद द लेंडिंग एनबीएफसी or has invested in the units or certificate of a notified entity or has obtained finance from a lending NBFC or has any business relationship with the NBFC or notified। चाहे मैं पैसा लेके जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड में या मैं लैंडिंग एनबीएफसी से पैसा मांगने जा रहा हूँ, प्यारे बच्चों ये दोनों कस्टमर की डेफिनेशन फॉल कर जाएंगे। पैसा लेते हुए, पैसा देते हुए आपको ट्रू आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी होगी। प्लस अगर आप कोई और बिजनेस रिलेशनशिप भी कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, कोई और बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, इस केस में भी आपको पता होना चाहिए कि आप पेमेंट किसको कर रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर है? Part B, it shall accept money from a customer only after ensuring that an account has been opened in the name of the customer using the account opening form developed by the respective industry association in consultation with the commission। अगर आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलने जाएंगे प्यारे बच्चों, किसी भी म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलने चले जाएंगे, सबका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एग्जैक्टली सेम होगा। बिकॉज एसोसिएशन कौन है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, एसोसिएशन कौन है, मुफाप। मुफाप कहता है एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन तो आपने लेनी ही लेनी है। अगर प्यारे बच्चों आप एक अकाउंट बैंक में भी खुलवाने जाते हैं, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी तक का बिल मांग रहा होता है, आपके एम्प्लॉयर से एक लेटर मांग रहा होता है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जब तक वो आपकी आइडेंटिटी इंश्योर नहीं कर लेता, पैसा कैसे आ रहा है आपके पास, क्या सबमिट कराएंगे, वो तब तक आपको अकाउंट नहीं खोलेगा। सेम चीज प्यारे बच्चों ये सारी रेगुलेशंस बैंक्स के लिए अप्लाई होती थी। सही है, मसला ये है एनबीएफसी बैंक नहीं है, और एनबीएफसी बैंक नहीं है तो एनबीएफसी के ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। एनबीएफसी के ऊपर अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता, इसका मतलब है एनबीएफसी के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनी बैठा हुआ। इसलिए ये रिक्वायरमेंट को एनबीएफसी रेगुलेशन के अंदर इंपोज किया गया है, और एससीसीपी को कहा गया कि जी आप ये एडिशनल कंडीशन इंपोज करें, ताकि हर कोई कस्टमर अगर कोई अकाउंट खुलवाने भी आ रहा है, पैसा लेने आ रहा है, पैसा देने आ रहा है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी आपने इंश्योर करनी होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ट्रू आइडेंटिटी इंश्योर हो गई, उसके बाद आप फॉर्म देंगे, फॉर्म वो होगा जो कि रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में होगा। इट शैल स्टैब्लिश इफेक्टिव प्रोसीजर्स, जो हम एसओपीज की बात करते हैं नॉर्मली में और आप ऑडिट में देखते हैं, इट शैल स्टैब्लिश इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम न्यू कस्टमर एंड डिवाइस अ पॉलिसी should ensure that business transactions are not conducted with person who fail to provide evidence of their identity। ये जितनी भी रेगुलेशंस है प्यारे बच्चों, चाहे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, चाहे एनबीएफसी है, इन सब के लिए कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो एक एसओपीज बनाएगा, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएगा, वो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंप्लायंस विद ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन।
It shall conduct its business in conformity with the rules and these regulations and shall not offer services or provide any assistance in transaction which, in the opinion of the NBFC, are associated with the illegal activities or relating to terrorist financing from the legitimate or illegal means. आपने जो भी बिजनेस कंडक्ट करना है इस रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कंप्लाई करना है. आपने कोई ऐसी सर्विस ऑफर नहीं करनी या किसी बिजनेस के साथ ऐसे एसोसिएट नहीं करना कि वहां पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग चल रहा हो. आप सबको याद है प्यारे बच्चों, हबीब बैंक लिमिटेड के ऊपर कोई ठीक ठाक $1 million की पेनल्टी लगी थी. किसने लगाई थी? यूएस रेगुलेटर ने लगाई थी. और क्यों लगाई थी? सिर्फ और सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पे लगाई थी. सेम चीज आपने रिसेंटली देखा होगा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी एक पेनल्टी इंपोज की गई थी. किस चीज की वजह से की गई थी? कि जी आपके कंट्रोल इतने इफेक्टिव नहीं है, आपका मैकेनिज्म इतना इफेक्टिव नहीं है. अगर किसी कस्टमर ने आपके पास आके अकाउंट खुलवाया, आपने उसकी आइडेंटिटी इंश्योर नहीं करी, आपने ये सारे चेक्स अप्लाई नहीं करे, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, $50,000 डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यमन से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, सीरिया में पैसा जा रहा है, आपने ये इंश्योर, आपने ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर दिया, आपने ये इंश्योर नहीं करा कि ये पैसा क्यों जा रहा है, किस पर्पस के लिए जा रहा है, क्या कोई एलसी खुली है, एलसी के डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लिए. प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों से आपने कंप्लाई करना होता है. क्लियर है हम सारे यहाँ पे प्यारे बच्चों? इट शेल नॉट मेक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट शेल नॉट मेक पेमेंट और रिसीव अमाउंट इन कैश एक्सीडिंग ₹50,000. प्यारे बच्चों, जब एनबीएफसी नया नया आया, म्यूचुअल फंड्स नया नया आया, बहुत से लोगों ने सोचा हमारे तो मजे आ गए. मजे कैसे आ गए? कि जी हम जाएंगे म्यूचुअल फंड के पास, हमारे पास जितना भी ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, जितना भी कैश में पैसा पड़ा हुआ है, वो मैं म्यूचुअल फंड को दूंगा, म्यूचुअल फंड वो कैश एक्सेप्ट कर लेगा, रिटर्न में मुझे सर्टिफिकेट दे देगा और वो यूनिट्स इन्वेस्ट करता रहेगा और मेरी एक इनकम होती रहेगी और मेरा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में हो जाएगा. मुझे जब रिडीम कराऊंगा तो वो रिडीम मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा. कोई भी मुझसे पूछेगा ये पैसा कहाँ से आया, मैं कहूंगा मैंने तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, म्यूचुअल फंड से आया. तो एक ब्लैक मनी व्हाइट मनी की तरफ जा रहा था. सही है. अगर आज आप बैंक में 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए कैश लेके जाएंगे प्यारे बच्चों, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. वो आपसे पूछेगा ये पैसा कहाँ से आया आपके पास. ठीक है. और उनका सिस्टम इस तरीके से होता है कि वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एमएल वगैरह में पढ़ेंगे कि वो सस्पिशियस एसटीआर रिपोर्ट कहलाती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट. वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये ट्रांजैक्शन मुझे सस्पिशियस लग रही है. वो आपको फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कम्युनिकेट करनी होती है. सेम रेगुलेशन यहाँ पे भी अप्लाई करें कि इट शिल नॉट मेक पेमेंट और रिसीव अमाउंट इन कैश exceeding ₹50,000 provided that the above limit shall not apply to cash payment made for the repayment of finance by an existing borrower. इस केस में प्यारे बच्चों, अगर बोरोवर आपके पास कैश में पेमेंट करने आ रहा है, अगर बोरोवर आपके पास कैश में पेमेंट करने आ रहा है, तो आप वो 50,000 से ऊपर अगर वो कैश पे कर रहा है आपको, तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं. मतलब पैसा लेते हुए एनबीएफसी को एक फेवर दिया गया है कि पैसा लेते हुए अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ और वो आपको रिटर्न कर रहा है और रिटर्न अगर 50,000 रुपए से ज्यादा कैश में कर रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं. हाँ, लेकिन एनबीएफसी पेमेंट भी 50,000 से ऊपर कैश के अलावा नहीं कर सकता. पेमेंट भी वो बैंक में ही कर रहा होगा. सही है. पेमेंट और रिसीव दोनों की बात हो रही है. All transaction into or from the account maintained with the NBFC which are not usual transaction shall be thoroughly scrutinized and properly investigated by the NBFC. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है. जितने भी अकाउंट आपके पास मेंटेन हो रहे हैं प्यारे बच्चों, और अगर आपको कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिखती है उन अकाउंट्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, कोई कस्टमर आपके पास आता है, डिपॉजिट करवाता है, कभी रिडीम करा रहा है, कभी मजीद पैसा रखवा रहा है, आपने उन अकाउंट स्टेटमेंट को थॉरली इन्वेस्टिगेट करना है ताकि अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकें. क्या यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बड़ा जेनेरिक सेक्शन था, लेकिन इस सेक्शन में सीखने वाली बात क्या है? इस सेक्शन में सीखने वाली बात यह है कि जब भी सवाल आएगा एनबीएफसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अप्लाई नहीं होगा, रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा, एनबीएफसी के ये रूल्स और रेगुलेशंस भी अप्लाई होंगे. क्लियर है प्यारे बच्चों सारे यहाँ तक? बेहतरीन हो गया बच्चों, जबरदस्त. अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो रेगुलेशंस और देखते हैं प्यारे बच्चों. अगर हम एक और रेगुलेशन देखें, अगेन एक जनरल है. सही है. हम पार्ट 2 में ही अभी तक, जो कि जनरल पार्ट है, और वो क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव. ये आपके पास जो पूरा सेक्शन, पूरी रेगुलेशन आ रही है प्यारे बच्चों, जो पूरी रेगुलेशन आ रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है. इस पूरी रेगुलेशन का एक पर्पस है. मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ. सेक्शन थोड़ा सा, रेगुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी आपकी. हमें पता है ना, हमने कंपनीज एक्ट इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, लेकिन कैफ में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा. पहले डायरेक्टर कब अपॉइंट होते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, डायरेक्टर कब अपॉइंट होते हैं? डायरेक्टर एजीएम में. सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कब अपॉइंट हो रहे होते हैं? एजीएम में अपॉइंट होते हैं. जब डायरेक्टर एजीएम में अपॉइंट हो जाते हैं
उसके बाद एजीएम के बाद डायरेक्टर किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आती है, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आती है, लेट्स से सीईओ के केस में अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आती है तो उसको डायरेक्टर पूरी करता है। ये कुछ सेक्शंस याद है प्यारे बच्चों में कंपनीज एक्ट के? बच्चों ये कुछ हमें याद है? बिल्कुल बिल्कुल, कैजुअल वैकेंसी फॉर द रिमाइंडर पीरियड। एग्जैक्टली सेम सारी बातें यहाँ पे की गई हैं, सेम सारी बातें प्यारे बच्चों यहाँ पे की गई हैं। बस यहाँ पे एक पर्पस है, यहाँ पे एक पर्पस है, और पर्पस प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक है कि प्यारे बच्चों एससीसीपी को इन्वॉल्व कर लेना। सही है? जिस बंदे को अपॉइंट करने जा रहे हो, जिस सीईओ को अपॉइंट करने जा रहे हो, उसको अपॉइंट करने से पहले किसकी अप्रूवल लेने की जरूरत है, किसको कम्युनिकेट करने की जरूरत है? एससीसीपी को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। किसको किसको करने की जरूरत है? एससीसीपी को। और कब करने की जरूरत है? कोई ना कोई टाइम पीरियड बताया होगा जो कि नॉर्मली 10 days होता है। अब इस रेगुलेशन को आप पढ़े, एंड एनबीएफसी शेल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट किससे लेनी पड़ेगी? एससीसीपी से लेनी पड़ेगी। और एनी चेंज ऑफ इट्स डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इन द एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, द एनबीएफसी 10 days before the date of the meeting in which the election of director is to be held shall submit an application for the individual seeking to contest the election whether they are retiring director or otherwise। जो भी बंदा डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए अपने आप को कंटेस्ट कर रहा है प्यारे बच्चों, तो वो फॉर एग्जांपल डायरेक्टर अपॉइंट कब होगा? डायरेक्टर अपॉइंट होगा एजीएम में। जब एजीएम में अपॉइंट हो रहा होगा 10 दिन पहले आपने एप्लीकेशन दायर करनी है। किसको एप्लीकेशन दायर करनी है जल्दी से बताते हैं? किसको एप्लीकेशन दायर करनी है? भाई ये लोग हैं जो कि डायरेक्टर के लिए कंटेस्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। किसको? जल्दी से एससीसीपी को। और कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर इसको आप पढ़ेंगे, ये वही बात कही हुई है जो कि हमने, जो कि कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि जी जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होगा वो एजीएम में अपॉइंट होगा। तो एजीएम में डायरेक्टर तो अपॉइंट होगा, लेकिन डायरेक्टर के अच्छा, और जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा जिसको डायरेक्टर के लिए कॉन्टेस्ट करना है, वो एजीएम से इतने दिन पहले नोटिस दे दे। वो नोटिस भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से जाएगा। ठीक है? अच्छा, वो नोटिस किसकी बात कर रहा है? वो डायरेक्टर कंपनी को नोटिस देगा। जहां कंपनी के पास नोटिस आ गया कि भाई ये लोग हैं जो कि डायरेक्टर बनने के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एनबीएफसी को कहा गया कि खुदा का वास्ते उन सबकी एप्लीकेशन आप दायर कर दें। किसके पास दायर कर दें? मेरे पास दायर कर दें। कब दायर कर दें? एजीएम से 10 दिन होने पहले तक दायर कर दें। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अब जब एजीएम हो गए, डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, डायरेक्टर किसको अपॉइंट करेंगे? डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, the NBFC shall submit an application for the appointment or reappointment of a chief executive officer। अब यहाँ पे एजीएम के 10 दिन बाद आपने एससीसीपी को बताना होगा कि भाई डायरेक्टर, एक्सक्यूज मी, तो जो डायरेक्टर है उन्होंने इसको अपॉइंट करने जा रहे हैं, इस फला बंदे को अपॉइंट करने जा रहे हैं, इस फला बंदे को रीअपॉइंट करने जा रहे हैं। उसके लिए भी आपको किसकी अप्रूवल लेने की जरूरत है प्यारे बच्चों? किसको इन्फॉर्म करने की जरूरत है? एससीसीपी को। अगेन एक एप्लीकेशन जमा होगी, अगेन एक एप्लीकेशन जमा होगी। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ तक? अच्छा, सिर्फ एप्लीकेशन जमा नहीं होगी, एनबीएफसी से आपको एससीसीपी से अप्रूवल लेना होगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी बता दूं, इसकी इसकी लॉ की ड्राफ्टिंग में एक चीज समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। देखें यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? अपेरेंटली इससे क्या लग रहा है? इससे लग रहा है शेल सबमिट एन एप्लीकेशन। सही है? ये हमने पढ़ा। द एनबीएफसी शेल सबमिट एन एप्लीकेशन, ये भी पढ़ा। In case of occurrence of any casual vacancy in respect of a director or chief of the NBFC shall submit an application within 10 days। ये भी हमने पढ़ा। सही है? ये सिर्फ एप्लीकेशन, ये प्रोसीजर आपको बता रहा है। एंड एनबीएफसी shall follow the following procedure, shall follow the following procedure। What procedure? To submit an application to the SECP before the 10 days of AGM, after the 10 days of AGM, या after the occurrence of any casual vacancy। ये प्रोसीजर बता रहा है, ये तरीकेकार बता रहे हैं कि ये तरीकेकार होगा आपका। लेकिन ये तरीकेकार करना क्यों है? क्यों? फॉलोइंग प्रोसेस क्यों? व्हाई? फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट और एनी चेंज ऑफ इट्स डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? इन केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एन एनबीएफसी डिसाइड्स टू रिमूव इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म और ऑफिस, or the chief executive decide to tender his resignation before the completion of his term or office or replacement of chief executive on completion of his term, the NBFC shall immediately, 10 दिन की कहानी नहीं है, immediately inform the commission along with the reason। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, वो रिजाइन कर देता है,
आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फारिग कर देते, इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द कमीशन के फला सीईओ को हमने फारिग कर दिया है या सीईओ काम नहीं करना चाह रहा। देखे, अगर एक सीईओ काम नहीं करना चाह रहा है या उसको फारिग कर दिया रहा है, इसका मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इमीडिएट बेसिस पे आपको एससीसीपी को एंगेज करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द एनबीएफसी शैल विदिन 50 shall within a period of 10 days, again 10 दिन की बात कर रहे हैं, submit an application complete in all respect for obtaining approval for the appointment of the new chief executive। अब जब आप न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, 10 दिन के अंदर आपने आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। किसको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी? चीफ एग्जीक्यूटिव एनबीएफसी को, आपने एससीसीपी को एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी फॉर द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ तक बात समझ है? जहां चीफ एग्जीक्यूटिव फारिग हुआ, इमीडिएट बेसिस पे आपने एससीसीपी को इन्फॉर्म किया और 10 दिन के अंदर आपने एक एप्लीकेशन दायर कर दी। देखिए, कंपनी सीईओ के बगैर नहीं चल सकती ना, वही सारे ऑपरेशन को देख रहा होता है। 10 दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन दायर कर दी कि भाई ये फला बंदे को हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए अपॉइंट करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया हम सारे बात? द एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 9। ये हम पढ़ चुके थे, हमने रूल्स में पढ़ा था। हर बंदे को प्यारे बच्चों किससे कंप्लाई करना पड़ेगा? फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया से। तो जो एप्लीकेशन दायर होगी उसके साथ क्या चीज जाएगी? उसके साथ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जाएगा। अगर कोई डेफिशिएंसी या शॉर्ट कमिंग है इन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एनबीएफसी टू द कमीशन शैल बी रेक्टिफाइड बाय द एनबीएफसी विद इन 14 days of the issue of the letter by the commission informing the NBFC of the deficiency और shortcoming। अगर आपने जो एप्लीकेशन दायर करी एससीसीपी को और उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स है, 14 दिन के अंदर प्यारे बच्चों आपने उसकी शॉर्टकमिंग्स को दूर करना है। अगर उसकी शॉर्टकमिंग्स को आप दूर नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड द एनबीएफसी डज नॉट रिमूव द डेफिशिएंसी और शॉर्टकमिंग्स, द कमीशन मे क्लोज द मैटर। तो जब आपने डेफिशिएंसी क्लोज नहीं करी तो इसका मतलब है एससीसीपी कहेगा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था, जो एप्लीकेशन आपने दायर करी, जिस बंदे को आप डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने जा रहे हो फिट एंड प्रॉपर नहीं है या फिर ये कंपनी का डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, इट मींस वो मैटर अब रिजॉल्व हो गया है, मजीद किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों हम सारे यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं प्यारे बच्चों, डायरेक्टर्स जब अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर्स कब अपॉइंट हो रहे होंगे? नॉर्मली एजीएम में। अगर एजीएम में डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं तो इससे 10 दिन पहले यहाँ कहीं लेट से 30 दिन पहले डायरेक्टर्स ने कंपनी को लिखा होगा कि जी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ आपकी कंपनी का। सारे जो उनके पास नोटिस आए होंगे, एनबीएफसी ने 10 दिन पहले, एजीएम से पहले 10 दिन पहले उन सब के नाम लिख के देने। किसको लिख के देने? एससीसीपी को लिख के देने कि भाई इन बंदों को, ये बंदे हैं जो कि डायरेक्टर के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अगर एससीसीपी को एतराज होगा किसी बंदे से तो वो कह देगा कि जी इस बंदे को आप डायरेक्टर नहीं बना सकते, या आपने जो इसकी एप्लीकेशन दायर करी है इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, खुदा का वास्ते ये शॉर्ट कमिंग आप दूर कर दें। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, सेकंड चीज, जब डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, अगला काम क्या होगा? ये डायरेक्टर्स आप किसको अपॉइंट करेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे तो एजीएम के 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज प्यारे बच्चों, किसको बताना पड़ेगा? एससीसीपी को बताना पड़ेगा कि हम फला बंदे को, मिस्टर ए को अपॉइंट करने जा रहे हैं। कल को कोई भी कैजुअल वैकेंसी आ जाती, या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप फारिग कर देते हो, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुद खुद रिटायर होना चाहता है, खुद जॉब छोड़ना चाहता है, या कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इंतकाल हो जाता है प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाता है प्यारे बच्चों, इस केस में आपने इमीडिएट बेसिस पे एससीसीपी को इन्फॉर्म करना है और 10 दिन के अंदर जिसको आप अपॉइंट करने जा रहे हैं उसका अप्रूवल एप्लीकेशन के तहत आपने एससीसीपी को जमा कराना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकता है। डन हो गया यहाँ तक प्यारे बच्चों? टेमिना यहाँ तक क्लियर है? जी जी। अच्छा, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया किसका चेक करेंगे? फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया अगर आप जाएंगे शेड्यूल में तो उसने बताया हुआ है कि इन इन एग्जीक्यूटिव्स का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी है। सही है, वहां पे डेफिनेशन के अंदर सारी चीजें बताई हुई है कि इन इन लोगों का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होना जरूरी है। ऑल्दो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं तो इसलिए उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जा रहे, बट हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि
प्रॉपर क्राइटेरिया का मतलब क्या? फाइनेंशियल साउंडनेस, सही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। और किनके ऊपर अप्लाई होगा? वो सारी उसने की एग्जीक्यूटिव का एक वर्ड अप्लाई किया, वो उसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है और वहां पे उन सारे के ऊपर अप्लाई होगा। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? चलें जी, जबरदस्त प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट होगा, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास 5 मिनट का रह गया ये एरिया, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। और उसके बाद स्पेसिफिकली फिर हम आ जाएंगे पार्ट 3 में। और पार्ट 3 किससे डील करता है? इट मीन्स, अब जो मुझे एक बात बताए, अब जो अगली क्लास में हम ये वाली रेगुलेशन पढ़ेंगे, क्या ये सारी की सारी एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई होगी? जल्दी से आ जाए प्यारे बच्चों, क्या ये सारी की सारी एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई होगी? नहीं सर, ये किसके पर अप्लाई होगी? ये सिर्फ लैंडिंग। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि एनबीएफसी रेगुलेशन में लैंडिंग एनबीएफसी पे क्या अप्लाई होगा, जल्दी से बता दें। एनबीएफसी रेगुलेशंस पे, लैंडिंग एनबीएफसी पे कौन सा पार्ट अप्लाई होगा? जल्दी छेदी छेदी, बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखिए, हमें यही नहीं पता होगा, हमने कौन सा लॉ देखना है, मसला हो जाएगा। लैंडिंग एनबीएफसी के ऊपर एनबीएफसी रेगुलेशन में कौन सा पार्ट अप्लाई होगा? हाँ जी, जबरदस्त, पार्ट 3 भी अप्लाई होगा, पार्ट 3 भी अप्लाई होगा। और यहां जो ऊपर मेंशन किया हुआ है, यहां जो ऊपर मेंशन किया हुआ है, दिस द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो आपने यहाँ पे जाके भी देखना होगा कि क्या लैंडिंग एनबीएफसी का वर्ड यहाँ पे कहीं लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये वाला, अच्छा, क्या एएमसी के ऊपर ये पार्ट अप्लाई होगा? क्या एसेट मैनेजमेंट सर्विस के ऊपर पार्ट 3 अप्लाई होगा? नहीं। अगर ये जो नीचे लिमिट की बात कर रहा है, क्या ये एम एसेट मैनेजमेंट सर्विस का, आप समझ आ रहे हैं? तो एनबीएफसी रेगुलेशन के कुछ पार्ट्स हैं, एक पार्ट ऐसा है जो कि सबके ऊपर अप्लाई होगा, बाकी स्पेसिफिक हर बिजनेस के ऊपर एक एक पार्ट मेंशन है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास में हमारा इंशाल्लाह टारगेट ये होगा। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।